हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारत में वनों के संरक्षण पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने भारत में वनों की स्थिति एवं वनों से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं के बारे में अध्ययन किया था। उसमें हमने ये जाना था कि भारत में वन संसाधनों के समक्ष किस किस प्रकार की समस्याएं विद्यमान हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि इन समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, वन संसाधनों का संरक्षण हमारी उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, क्योंकि वन संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है और वन संसाधनों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वन हमें प्राणवायु तथा वर्षा उपलब्ध करवाते हैं और विभिन्न प्रकार की जो मानवीय जीवन के लिए आवश्यक सामग्री है, वस्तुएं हैं, उन्हें उपलब्ध कराने में भी वनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसी कारण से कहा जाता है कि वन हमारे लिए जीवन का आधार है। इनके बिना मनुष्य जीवन की कल्पना, वृक्षों के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। कुछ प्रयासों के द्वारा वनों को संरक्षित करके उन्हें धारणीय बनाया जा सकता है। धारणीय शब्द से तात्पर्य है लंबे समय तक वन संसाधनों को सुरक्षित बनाए जा रख सके और उनसे लाभ प्राप्त किया जा सके। इस कार्य के लिए कुछ प्रयासों की आवश्यकता है। कुछ प्रयासों से हम इस प्रकार का वातावरण पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं कि वन लंबे समय तक हमारे आधार बने रह सके, लंबे समय तक आने वाली पीढ़ी भी वनों को देख सके। पहला है दोस्तों इसमें वृहद पैमाने पर वनारोपण। वृहद पैमाने से तात्पर्य है कि जितनी अधिक मात्रा में वनों को काटा जा रहा है, वर्तमान समय में उतनी मात्रा में वनों का रोपण नहीं हो रहा है, वन वृक्ष नहीं लगाए जा रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर, वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, जिसका मुख्य जो उद्देश्य है वो घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी, इमारतों के लिए लकड़ी, घास तथा छोटे वृक्षों के उत्पादन पर होना चाहिए। यानी जो खाली पड़ी हुई भूमि है, बेकार पड़ी हुई भूमि है, उस पर इस प्रकार के वृक्षों को लगा दिया जाए जो जलाने के काम आ सकते हैं, इमारती लकड़ी के काम आ सकते हैं, जिससे जो वास्तविक वन है, जो उपयोगी वन है, उन पर जो बोझ है, जो भार है, वो कम होगा। तो इस कार्य को करने के लिए बृहद पैमाने पर इस प्रकार के वृक्षों को, वनों को विकसित किया जाना आवश्यक है। दूसरा है दोस्तों, सड़क मार्गों, रेल मार्गों, नहरों के किनारे, तालाबों के किनारे सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, क्योंकि सड़कों तथा रेल मार्गों के किनारे, नहरों के किनारे खाली पड़ी हुई भूमि रहती है जो कि अनुपयोगी रहती है। उनके किनारे सघन वृक्षारोपण किया जा सकता है। यह वृक्षारोपण दो प्रकार से हमें उपयोगी होगा। पहला तो प्रदूषण को नियंत्रित करेगा और दूसरा जो वनों से हमें सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं उन्हें हमें प्रदान करेगा। तीसरा है शहरी प्रदेशों में हरित पट्टी का विकास तथा सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण। दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में केवल हमें कंक्रीट के जंगल दिखाई पड़ते हैं, मकान दिखाई पड़ते हैं तथा मकानों के साथ साथ हमें डामर की सड़कें दिखाई पड़ती है। तो शहरी क्षेत्रों में यह किया जा सकता है कि जो खाली पड़ी हुई भूमि है वहां पर हरित पट्टी का निर्माण किया जाए, वृक्षों की पट्टी का निर्माण किया जाए और जो एक ऐसा क्षेत्र चुन लिया जाए जहां पर सामुदायिक वृक्षारोपण का मतलब है जिसमें सभी की भागीदारी हो और जिससे प्राप्त लाभ सभी को मिल सके। इस प्रकार का जो वृक्षारोपण है वो वनारोपण है वो शहरी क्षेत्रों में किया जा सकता है। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों की जो खाली पड़ी भूमि है उस पर वृक्षारोपण होना चाहिए। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में भूमि खाली पड़ी रहती है जो कि चारागाहों के लिए या फिर अन्य अनुत्पादक कार्यों के उपयोग कार्य में ली जाती है। तो ऐसी भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जा सकता है। सघन वृक्षारोपण के द्वारा यदि ऐसी भूमि को वनावृत कर दिया जाए और वहां पर नियंत्रित आर्थिक गतिविधियों को मंजूरी दी जाए तो उपयोगी वनों पर जो भार है वो कम हो सकेगा और
इसी प्रकार से हम गांव में सामुदायिक वनों को भी, सामुदायिक वन भूमि को भी बढ़ावा दे सकते हैं कि गांव में जो खाली पड़ी भूमि होती है वहां पर सभी का सहयोग से वृक्ष लगा दिए जाए, जिससे वहां पर वैज्ञानिक विधि से कटाई करके जलाने की लकड़ी, इमारती लकड़ी तथा घास आदि का बंदोबस्त बस्तियों के लिए, लोगों के लिए किया जा सके। तो ये भी एक इसका जो उपाय है वह हो सकता है। इस प्रकार से ये भी हो सकता है कि ग्रामीणों को सस्ते दर पर ऋण दिया जा सके। यदि किसी क्षेत्र, गांव के आसपास खाली पड़ी हुई भूमि है तो वहां पर ग्राम पंचायत को या गांव के निवासियों को सस्ता ऋण दे दिया जाए और उन्हें उस भूमि पर, खाली पड़ी हुई भूमि पर वन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अगला उपाय है वनों में कृषि अतिक्रमण एक दंडनीय अपराध बनाया जाए। अभी आपको मैंने बताया था समस्याओं के बारे में। तो वनों को कृषि भूमि में बदला जा रहा है, वनों को काट काट करके वहां पर खेती की जा रही है। तो यदि ऐसा इस प्रवृत्ति को रोका नहीं गया तो एक समय ऐसा आएगा जब संपूर्ण वन भूमि कृषि भूमि में बदल जाएगी और धीरे धीरे कृषि भूमि नगरीय भूमि में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रवृत्ति को रोकना आवश्यक है। वनों में कृषि अतिक्रमण यानी वनों को काट करके कृषि कार्य जो किया जाता है उसे दंडनीय अपराध बना जाए, वनी भूमि को निश्चित किया जाए, उसका चिन्हांकन किया जाए और उसे संरक्षित किया जाए। इसी प्रकार से जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का वैसे वनों पर अधिकार होता है, लेकिन उनके प्रथागत अधिकार और सुविधाओं को भी इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए कि वो वनों के लिए खतरा बन जाए। यानी उनके अधिकारों तथा सुविधाओं को वनों की वहन क्षमता को पार करने वाली अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यानी उन्हें वनों का इतना अधिक उपभोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वो वन क्षेत्र को ही नष्ट कर दें। उन्हें कई सारे अधिकार प्राप्त होते हैं कि उस वन में जो लोग रहते हैं वहां पर अपने पशुओं को चरा सकते हैं, वहां से जलाने की लकड़ी और चारा एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन ये सब नियंत्रित मात्रा में होना चाहिए। इसके लिए कुछ न कुछ सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। ग्रामीण जनसंख्या को जलाने की लकड़ी का वैकल्पिक स्रोत दिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, स्टूडेंट्स, कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग होते हैं वो अपने भोजन पकाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं, क्योंकि आज भी भारत में गांवों की स्थिति इस प्रकार की है कि वहां पर जो प्राकृतिक गैस एलपीजी है वो भी नहीं पहुंच पाई है। तो लकड़ी ही वहां पर एक प्रमुख साधन है भोजन पकाने के लिए। तो या तो उन क्षेत्रों में बायोगैस, सौर ऊर्जा आदि जैसी नई तकनीकी को बढ़ावा दिया जाए, या फिर कोई ना कोई वैकल्पिक स्रोत उन्हें अवश्य प्रदान किया जाए, या फिर वहां पर एलपीजी सुविधाओं का विस्तार किया जाए, जिससे कि उन लोगों की जो निर्भरता है जलाने की लकड़ी के ऊपर वो कम हो सके। क्योंकि अभी भी वर्तमान समय में भी बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग लकड़ी के लिए, जलावन लकड़ी के लिए वनों पर ही निर्भर करते हैं, और फिर उनका जो ध्यान कहाँ जाता है, आसपास के वन्य क्षेत्रों की ओर जाता है, और वहां से वो अपने भोजन पकाने के लिए लकड़ी प्राप्त करते हैं। तो एक बड़ी समस्या है, इसका निराकरण किया जाना आवश्यक है। उन्हें जलाने की लकड़ी का वैकल्पिक स्रोत निश्चित रूप से उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। सरकार उन्हें बायोगैस बनाने के लिए सब्सिडी वगैरह दे सकती है, सुविधाएं उपलब्ध करवा सकती है, सौर ऊर्जा के विकास को प्रोत्साहन दे सकती है। तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं वो अपनाई जानी चाहिए। खनन तथा उद्योगों को इस प्रकार से योजनाबद्ध किया जाना चाहिए कि वे वनों को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। यदि यह आवश्यक हो कि खनन तथा औद्योगिक क्रियाएं वन्य क्षेत्रों में उपस्थित लगेंगी, हो सकता है कि किसी वन क्षेत्र में कोई खनिज मिले तो वहां पर यह आवश्यक होगा कि उस खनिज का वहां से दोहन किया जाए, या और उस खनिज के आसपास कोई उद्योग लगना होगा तो वो उद्योग भी लगेगा। तो ये आर्थिक क्रियाएं भी आवश्यक है, लेकिन खनन तथा उद्योगों की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन्हें इस प्रकार से नियंत्रित करना चाहिए कि वे आसपास के वन क्षेत्रों को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। यदि खनन तथा औद्योगिक कार्यों के लिए वनों को काटा जा रहा है तो वहां पर क्षतिपूर्ति के तौर पर और वन लगाए जाने चाहिए। सामाजिक वनारोपण को, सामुदायिक वानिकी को उन खनन क्षेत्रों तथा उद्योगों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यहाँ पर यह हो सकता है कि
खनन अनुबंध होते हैं, खनन खानों का आवंटन किया जाता है, तो खनन समाप्ति के बाद वहां पर पुनर्वनारोपण की आवश्यक शर्त होनी चाहिए। यानी खनन का कार्य समाप्त हो गया, वहां से खनिज पदार्थ निकाल लिया गया, तो उस क्षेत्र को ऐसा ही नहीं छोड़ दिया जाए, उससे समतल करके वहां पर पुनः वनों का रोपण किया जाना आवश्यक होना चाहिए। उद्योगों को प्रदूषण विरोधी उपाय अपनाए जाने चाहिए तथा वनों की क्षति को नए रोपण के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। तो यदि खनन और उद्योगों के द्वारा वनों को क्षति पहुंचाई जाती है तो वहां पर नए वन लगा करके उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। इसी प्रकार से स्थानांतरित कृषि पर रोक लगा करके वेदिका कृषि को, सीढ़ीदार कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, फलोद्यान कृषि को विकास बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कि वन वृक्षों की कटाई की प्रवृत्ति पर पाबंदी लगाई जा सके, उन्हें रोका जा सके। इसी प्रकार से वनों में जो आग लगने की घटनाएं होती है, वनों में आग लगने की घटनाओं को नियंत्रित किया जाना चाहिए। इस प्रकार का सूचना तंत्र बनाया जाना चाहिए कि वनों में आग लगते ही तुरंत उच्च स्तर पर उसकी जानकारी हो जाए और वहां से उस आग को बुझाने की जो प्रक्रिया है वो तुरंत प्रभाव से चालू हो जाए, क्योंकि वनों में जो आग लगती है वो शीघ्रता से फैलती है। गर्मी के मौसम में तो ये और अधिक भयावह रूप ले लेती है, क्योंकि वृक्ष और उनकी पत्तियां सूख जाती है और हवा भी तीव्र गति से चलती है, तो ये आग एक लंबे क्षेत्र को, लंबे वनीय क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेती है। तो इसके लिए वाचिंग टावर्स बनाए जाने चाहिए, जिन पर निरंतर निगरानी रखी जानी चाहिए, जिससे कि पता लग सके कि उस वन क्षेत्र में अगर कहीं पर आग लगी तो उसे तुरंत काबू में लाया जा सके। कृषि विश्वविद्यालयों में या फिर जो कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो वनों पर शोध करते हैं, ऐसे संस्थानों में वनों से संबंधित शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वहां पर शोध के लिए अधिक सुविधाएं तथा निधि, पूंजी आदि प्रदान की जानी चाहिए। वनों में निरंतर सर्वेक्षण किया जाता रहना चाहिए। यदि वनों का कोई भाग किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसे उपचारित करना चाहिए अथवा उन बीमारी से ग्रस्त पेड़ों को वहां से हटा देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो पेड़ धीरे धीरे दूसरे पेड़ों को भी अपनी उसी बीमारी की चपेट में ले लेते हैं, जिससे एक बड़ा वन क्षेत्र समाप्त होने का डर रहता है, भय बना रहता है। वन विभाग तथा सरकार के मध्य संपर्क होना चाहिए, आपसी सामंजस्य होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की घटना, किसी भी प्रकार की जो प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है, उस पर तत्काल एक्शन लिया जा सके, उसे तत्काल समाधान दिया जा सके। लोगों को समय समय पर आयोजित होने वाले वन महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जैसे चिपको आंदोलन है तथा अन्य जो वनों के संरक्षण के लिए जो आंदोलन चलाए गए हैं, उन वन आंदोलन के बारे में लोगों को जानकारी देना चाहिए, जिससे कि लोग वन संरक्षण के प्रति जागरूक हो सकें, वनों को बचाने के प्रति जागरूक हो सकें। साथ ही साथ वनों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने की भी आवश्यकता है। हम केवल वनों को एक साधन मानते हैं, एक अर्थव्यवस्था, एक संसाधन माना जाता है, तो वनों को एक संसाधन माने जाने की प्रवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है। वन मात्र संसाधन नहीं है, वन मनुष्य के जीवन का आधार है। वनों के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो यह दृष्टिकोण बदलना होगा कि वन मात्र संसाधन है और उनसे विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त किए जाते हैं। यह समझना होगा कि वन हमारे जीवन का आधार है, बिना वनों के मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तथा इन वनों का संरक्षण और वनों का नियोजन केवल एक व्यक्ति का या किसी राज्य सरकार का या राष्ट्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, ये उस देश में निवास करने वाले, उस राज्य में निवास करने वाले सभी लोगों का उत्तरदायित्व है। वनों के सामाजिक महत्व के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री, कार्यक्रम, प्रदर्शन, सेमिनार, कार्यशालाएं आदि का आयोजन निरंतर होते रहना चाहिए, जिससे लोगों को वनों के बारे में नवीनतम स्थिति का पता चल सके और जो नवीनतम प्रगति इस क्षेत्र में हो रही है उसे लोगों को पहुंचाया जा सके। जनजातीय स्थानीय लोगों को स्थानीय वन संरक्षण की योजनाओं में प्राथमिकता से शामिल करना चाहिए। यानी जिस वन क्षेत्र के संरक्षण की योजनाएं बनाई जा रही है, उस वन क्षेत्र में यदि कोई जनजातीय या स्थानीय लोग निवास करते हैं तो उन्हें उस वन क्षेत्र के संरक्षण की योजनाओं में शामिल
करना चाहिए। ये काफ़ी व्यवहारिक होगा। इससे ये पता चल सकेगा कि वहाँ के लोगों की वन्य आवश्यकताएं कितनी हैं और उनके द्वारा कितना वनों का उपभोग किया जा रहा है, तथा वो उस क्षेत्र के वनों का संरक्षण में भी हमें सहयोग प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से इन सभी उपायों को अपना करके भारत में वनों को बचाया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है, जिससे भारत में जो विभिन्न पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है उन पर्यावरणीय समस्याओं को रोका जा सके या फिर उन पर्यावरणीय समस्याओं को भारत से हटाया जा सके। तो आज हमने वन संसाधनों के संरक्षण के बारे में अध्ययन किया। यहाँ से जो प्रश्न बनता है स्टूडेंट्स वो ये है कि भारत में वनों से संबंधित विभिन्न समस्याओं को बताइए तथा वन संरक्षण के उपायों पर विस्तार से प्रकाश डालिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आज हम इतना अध्ययन करेंगे। आपके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें यूट्यूब के चैट बॉक्स में लिखें, उनका उत्तर वहाँ पर अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद।